बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट एसएस चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांत। हम लोगों ने पिछले अध्याय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभ तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया। इस अध्याय में संविधान के विशिष्ट महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मानव अधिकार, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। मानव के अस्तित्व तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह सतत चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार भी कहा जाता है। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देशों में उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन सभी अधिकारों का उपभोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सके, इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। तो बच्चों, इसमें समझने की बात है कि मानव के अस्तित्व को, मानव की पहचान को तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति कुछ होती है जिसका निर्माण किया जाता है, और ये हमेशा जो है चलता रहता है और चलना आवश्यक भी होता है। इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। तो ऐसे प्रत्येक यानी सभी लोकतंत्रात्मक देशों में उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इन सभी अधिकारों का उपभोग जो है वो नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सकता है आराम से, और इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया जाता है कि आपको इस अधिकार से कोई भी परेशानी नहीं होगी तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार भी किया जाता है। और मनुष्य को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार इस तरह से प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसे ही अधिकारों को बच्चों मानव अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूएन, जिसे हम कहते हैं, कि महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र सबके सामने प्रकाशित किया, और तभी से ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद, वैश्विक यानी पूरे विश्व में इसको स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में स्वीकार किया गया। उसके साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिसको हमारे देश में स्वीकार किया गया, और ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान दे करके इन अधिकारों की सुरक्षा तथा आश्वासन भी दिया गया। इस प्रकार से जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समावेश किया गया, उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। तो बच्चों, आपने समझा अभी कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा मानव अधिकार को वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में और स्वीकार किया गया। ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान दे करके उस अधिकारों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया कि आपको इस अधिकार का पालन करने के लिए कोई भी जो है बाउंडेशन नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करके उनका संविधान में समावेश किया गया है, उन्हीं अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। इन मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है बच्चों? कि मनुष्य के मानवीय गौरव को बनाकर रखना, मनुष्य के अस्तित्व को टिकाकर रखना, और उनकी कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सके। मतलब ये सब उसको आसानी से प्राप्त हो सके और वह सर्वांगीण विकास भी कर सके। इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण भी प्राप्त हो, इसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया। तो आश्वासन शब्द बार बार यहाँ पे बच्चों प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कि ये होता है कि आप जो भी अधिकार का पालन करोगे, जो भी अधिकार को आप मानोगे, उस अधिकार से आपको कोई तकलीफ या दिक्कतें नहीं आएंगी। ये सुरक्षा कानून की तरफ से जो है आश्वासन दिया गया। इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान बन गई। आता है बच्चों मूलभूत अधिकार। तो राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति स्वतंत्रता
की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के समक्ष रक्षण के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक है, वे निम्नानुसार है। तो मूलभूत अधिकार में कुछ जो है यहाँ पे मूलभूत अधिकार आवश्यक रूप से दिए जा रहे हैं, जो यहाँ इस प्रकार से है। जैसे पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए सबसे पहले हम समानता का अधिकार क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो समानता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता यानी समान रूप से बिना कोई भेदभाव का, तथा कानून का समान रक्षण, ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है। कानून के समक्ष समानता अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के समर्थन में विशेष अधिकारों का अभाव, एक समान परिस्थिति में आने वाले व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होता है। और इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्म स्थान आदि किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब सभी लोग को एक जैसा ही माना जाएगा, समझा जाएगा। कानून सबके लिए समान होता है और प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन किया हो तो सामान्य नागरिक की तरह ही वह जिम्मेदार भी होगा। तो बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं कि समानता का मतलब होता है कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के समर्थन में विशेष अधिकारों का अभाव, एक समान परिस्थिति में सभी आने वाले व्यक्तियों पर एक समान कानून जो है लागू होता है। और वो बता रहे हैं कि वो व्यक्ति चाहे किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्म स्थान का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून जो होता है बच्चों वो सबके लिए समान रूप से होता है। तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, कोई भी हो, अगर व्यक्ति से कानून का उल्लंघन हुआ है तो सामान्य नागरिक की तरह भी वो भी जिम्मेदार होगा और उसको भी उसके तहत बनाए हुए सजा का हकदार होगा तथा सामान्य न्यायालय के फैसले के अधीन उसको ले भी जाया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार अलग से दिए जाते हैं। कानून का समान रक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों कि कानून का जो समान रक्षण का अर्थ है वो है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऊंचा व्यक्ति है, ऊंचे जात, आय, लिंग, भाषा का है तो उसके साथ दूसरा कानून व्यवहार, कोई छोटा व्यक्ति है तो उसके साथ दूसरा कानून व्यवहार, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबके साथ में समान व्यवहार ही होना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को अलग रखकर उसके प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रत्येक कानून सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। जितने भी कानून हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चपरासी हो, छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, सबके साथ में समान व्यवहार और समान रूप से कानून लागू होने चाहिए। किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश प्राप्त करना तथा सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करना, रास्तों, तालाबों, कुओं आदि के संदर्भ में एक समान अवसर सभी को मिलना चाहिए। यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, तभी वो जो है समानता का अधिकार माना जाएगा। लिंग के आधार पर स्त्रियों तथा बालकों के लिए की गई विशेष कानूनी व्यवस्थाओं को भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मानव अर्थात मनुष्यों के लिए या यूँ कहो जो पुरुष लिंग है उनके लिए ही है, ये जो है स्त्रियों और बालकों के लिए भी व्यवस्थाओं का भेदभाव नहीं माना जाएगा, उनके लिए भी है समान अधिकार। उसी प्रकार समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राज्यों को विशेष व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि उनके लिए भी भले वो छोटी से बड़े और बड़े से ज़्यादा बड़े जाति के क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ में भी जो है समान व्यवहार ही होना चाहिए और ऐसा करने से कोई उनको रोक नहीं सकता है। सरकारी नौकरियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों यानी बैठकों की व्यवस्था को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी वो भले नीची जाति का है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, वो सब साथ में मिल करके, जिसे हम कहते हैं आरक्षित सीट,
की व्यवस्था को समान रूप से उसका जो है पालन कर सकते हैं, ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर भी प्राप्त होने चाहिए और ऐसा प्रावधान किया गया है, जबकि नौकरियों के संबंध में योग्यताएं निश्चित करने की छूट राज्यों को प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति के गौरव की विश्वसनीयता स्वरूप अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी स्वरूप में अस्पृश्यता का आचरण एक कानूनी अपराध होगा। मतलब अगर कहीं भी कोई भी राज्य में अगर ये अस्पृश्यता नाम का शब्द का प्रयोग किया जाता है या किसी के साथ उसके साथ भेदभाव, छुआछूत ये सब किया जाता है, तो वो सामान्य कानून अधिकार नहीं माना जाएगा, बल्कि वो एक तरह से कानूनी अपराध माना जाएगा। समाज में मानवीय भेदभाव पैदा करने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, जैसे नाम के आगे लगने वाले सर, दीवानजी, राय बहादुर आदि, इन सबको जो है खत्म कर दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद विविध क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले तथा सिद्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान सूचक अवार्ड प्रदान किए गए हैं। सैन्य सेवाओं में वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। सेना में नाम के आगे प्रयोग किए जाने वाले जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल जैसे विशेषणों से अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं बच्चों कि समाज में जो मानवीय भेदभाव पैदा करने वाली उपाधि होती है उसे खत्म कर दिया गया है, बल्कि उसके स्थान पे क्या रखा गया है कि जैसे हमारे इस भारत देश में स्वतंत्रता के बाद विविध क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले, सिद्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो उसके लिए हमने क्या नाम दिए उपाधि? भारत द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। और इसके बाद जैसे हम सैन्य सेवा में किसी को नाम दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं, तो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। इसके साथ साथ अगर हम सेना में किसी को उपाधि दे रहे हैं तो जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल जैसे विशेषण का अधिकार हम कर सकते हैं और ये अधिकार का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार इस अधिकार का उद्देश्य एक समान समाज की स्थापना तथा भारत में कानून का शासन स्थापित करना होता है, क्योंकि बच्चे जो ये सारे सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग होंगे वो अनुसूचित जाति से भी होंगे और अनुसूचित जनजाति से भी होंगे तथा पिछड़े वर्ग के लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसे अधिकार और ऐसे उपाधि हम उनको देकर के सम्मानित भी करते हैं और एक जैसा समानता का कानून और इस समानता का अधिकार भी उनके ऊपर लागू भी होता है। अलग समूहों या वर्गों के लिए उनकी अलग विशिष्ट सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, बीमा कंपनी, स्त्रियों के लिए अलग अलग कानून इत्यादि। ये सब समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी इस अनुच्छेद का एक भाग माना गया है। नंबर 2 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम समझेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। बच्चों, कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान द्वारा? तो नागरिकों को 6 प्रकार की, जो निम्न अनुसार है। मतलब नंबर 1, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति को बोलने का और जो है अपनी बातों को लोगों के सामने प्रकट करने का स्वतंत्रता दिया गया। नंबर 2, शांतिपूर्ण और अहिंसक रीति से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। तो दूसरे में क्या बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण, अहिंसक पूर्वक, जो बहुत ही शांति, प्रेम, पवित्रता से और बिना हिंसा के आप एक साथ जो है सभा में एकत्रित होने के लिए स्वतंत्रता ये आपको दिया गया है। नंबर 3, संस्था अथवा संगठन की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता। आप किसी भी संस्था या संघ के गठन की स्वतंत्रता भी जो है प्राप्त भी कर सकते हो और करवा भी सकते हो, इससे भी आपको कोई रोकथाम नहीं होगा। नंबर 4, भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की स्वतंत्रता। चौथे नंबर में बता रहे हैं कि आप भारत में रहते हो, भारत के नागरिक हो, चाहे ऊंची जाति के हो चाहे नीची जाति के हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। 5वां नंबर है भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने और अस्थायी निवास की स्वतंत्रता। बच्चे, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आपको ये भी स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी भाग में
अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से दी गई हुई है। छठा नंबर है कोई भी व्यवसाय, धंधा, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप भारत में रह करके भारत के नागरिक हो तो इसके लिए आपको ये भी स्वतंत्रता दिया गया है कि भारत में कोई भी व्यवसाय, कोई भी धंधा, रोजगार, व्यापार आप पूरी स्वतंत्रता तरीके से कर सकते हो। स्वतंत्र तरीके से इसमें कोई भी आपको व्यवधान प्रकट नहीं होगा, ये स्वतंत्रता आपको दिया गया है। भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा अभिव्यक्ति के लिए, लोकतंत्र के व्यवस्थित संचालन के लिए, व्यक्ति तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए इन अधिकारों का विशेष महत्व रखा गया है कि व्यक्ति को इससे जो है उनके स्वास्थ्य पर और उनके जीवन पर कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए ये अधिकार का विशेष महत्व दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपभोग निरंकुशता पूर्वक, अमर्यादित, असीमित रूप से नहीं कर सकता है। मतलब आपको ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, इसको आप जो है बंदिश में आकर या अमर्यादित तरीके से या असीमित रूप से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कानूनन अपराध माना जाएगा। व्यापक सामाजिक हित और सार्वजनिक शांति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य इन स्वतंत्रताओं पर उचित नियंत्रण तथा उचित मर्यादाएं भी लगा सकता है। अगर कोई भी कहे अनुसार कानून के सुरक्षा के अनुसार इसका पालन नहीं करेगा, तब उस पर नियंत्रण और मर्यादाएं जो है लगा सकता है। कौन सी स्वतंत्रता किस मर्यादा में रहकर भोगना है, इसकी घोषणा संविधान में की गई है। भारतीय नागरिकों को अपने वाणी और विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह लिखित, मौखिक या अंग अभिनय द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या बता रहे हैं कि भारतीय नागरिक को जो वाणी और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें वह लिखित रूप से, मौखिक रूप से या अपने शरीर के अंगों के द्वारा अपने अभिनय कर करके विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत किसी को भी अमर्यादित या निरंकुश रीति से व्यवहार करने की छूट नहीं दी गई है। अगर इस अमर्यादित रूप से या निरंकुश रूप से इस रीति का व्यवहार करता है तो उसको जो है अपराध माना जाएगा और उसको सजा भी दी जा सकती है। संविधान द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर आवश्यक नियंत्रण या मर्यादाएं भी लगाई गई हैं, यानी वही सजा का प्रावधान भी किया गया है। जैसे भारत की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा, नीतिमत्ता और न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा को उत्तेजित करने वाले मुद्दों को ध्यान में रख करके इन स्वतंत्रताओं पर कानून द्वारा राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जो इन सारे कानूनों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कानून द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं, यह निश्चित करने की सत्ता जो है न्यायतंत्र को प्रदान की गई है कि ये बात जो है उचित है कि नहीं है, इसका फैसला सिर्फ न्यायतंत्र ही कर सकता है। अखबारी स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों और अभिप्रायों द्वारा सार्वजनिक हित को अग्रसर करने का उद्देश्य है, लेकिन इस स्वतंत्रता का अलग उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में उसका समावेश हो जाता है। हाल ही में भारत की सार्वभौमिकता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा, नीतिमत्ता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा को उत्तेजित करने वाले मुद्दे अभी अभी मैंने आपको समझाया बच्चों। तो ये सारी वो बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके स्वतंत्रता पर कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर इन सबका कोई भी ऐसा पालन ना करके उल्लंघन करता है तो, और इसीलिए जो है ये प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये प्रतिबंध उचित है कि नहीं है, इसका फैसला न्यायतंत्र जो है करता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत विचारों और अभिप्रायों द्वारा सार्वजनिक हित को अग्रसर करने का उद्देश्य है, लेकिन इस स्वतंत्रता का अलग से कहीं आपको जो है उल्लेख नहीं मिलेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसका समावेश पूरी तरह से हो जाता है। हाल में ही 2009 में हुए संविधान सुधार के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना उनका मूलभूत अधिकार है। तो बच्चों ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात बताई गई अभी कि 2019 में संवैधानिक सुधार के अनुसार देखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक का
उम्र का कोई भी बालक हो या बालिका हो, उसे शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। उससे आप कोई नौकरी धंधा या कोई काम रोजगार नहीं करवा सकते हो। उसको प्राथमिक शिक्षा देना उसके मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर अपराध के समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाता है तो उसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती है। उसी प्रकार किसी अपराध के लिए निर्धारित सजा से अधिक सजा या एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपराध या गुनाह कर देता है तो उसको एक बार से अधिक बार आप सजा नहीं दे सकते हो। एक बार दे सकते हो, बार बार नहीं दे सकते हो। कानून के द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ये सब तो आप लोग जानते ही हो कि कभी भी कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो बिना जो है उसके गिरफ्तारी का कारण बताए उसे अपने हिरासत में नहीं ले सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील की सलाह लेना और बचाव के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार दिया गया है। गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। कि जैसे आपको मान लो आपने कोई गुनाह किया, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो आपकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर में ही आपके एरिया में जो सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा कर के प्रस्तुत करना होगा आपको। ये बात अनिवार्य होती है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। जब तक वो अनुमति नहीं देगा इसे हिरासत में रखो, तब तक आप जो है उसको या जो पुलिस ले गई है उसे हिरासत में नहीं रख सकती है। प्रतिबंध गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो तो उस व्यक्ति पर उपर्युक्त व्यवस्थाएं लागू नहीं पड़ती हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। दूसरा आता है प्रतिबंधित गिरफ्तारी, जिसे हम कहते हैं नज़रबंदी। राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की संभावना हो, किया नहीं हो, बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, करने की संभावना हो, तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी जिसे हम नज़रबंदी कहते हैं, कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। यानी जैसे हम जानते नहीं है कि ये जो व्यक्ति है हमारे देश के लिए घातक है या आतंकवादी है, लेकिन हम उस पर शक करते हैं और शक करने की वजह से हमारी पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, तो उसी तरह का जो है यहाँ पर भी बात लागू हो रहा है कि कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी तो की जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को अर्थात नज़रों के सामने उसको रखना, व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सजा देना नहीं, बल्कि राज्य, समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करने से रोकना होता है। जैसे नज़रबंदी को करके व्यक्ति को अगर अपने सामने रखते हैं तो उसको हम सजा नहीं देंगे, बल्कि उसको हम पूरी तरह से छानबीन करके ये देखेंगे कि ये व्यक्ति बुरा आपराधिक कृत्य करने वाला है कि नहीं है। अगर है तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इस कानून के अनुसार नज़रबंद, जिसको हम कैद भी कह सकते हैं, किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नज़र कैद नहीं रख सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश संबंधी आदेश को रद्द भी किया जा सकता है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद रखा जाएगा, इसका निर्णय राज्य सरकारें कर सकती हैं। इसे कोई पुलिस नहीं कर सकता है। अगला आता है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका शोषण ना हो, ऐसी शोषण विहीन समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, गरीबों को पकड़ के ले जाते हैं, काम करा लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं, डरा धमका के या डांट के भगा देते हैं, तो ये बेगारी प्रथा के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से एक प्रकार से उनका शोषण हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। और वो व्यक्ति डर के मारे जो है उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। तो आवाज़ उठाना चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति को
अधिकार है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं कि किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका शोषण ना हो, ऐसी शोषण विहीन समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया, जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है। मनुष्य का व्यापार, बेगार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन एक कानूनी अपराध माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन सारे कानून का उल्लंघन करता है या इन सारे में से किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो वो कानूनी अपराध माना जाएगा और इसके तहत उसको दंड भी दिया जा सकता है। इस अधिकार का उद्देश्य बालकों अथवा स्त्रियों का व्यापार, जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना तथा बिना वेतन दिए कोई कार्य करवाने की प्रथा का अंत लाना। चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण व्यवसायों में निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या लारी गल्ला या घरेलू नौकर के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है कानूनी अपराध माना जाएगा। बाल मजदूरी उन्मूलन कानून के अंतर्गत इसे अपराध घोषित किया गया है, इसीलिए हम जो है शोषण के विरुद्ध इसको अगर हम करते हैं तो कानूनी अपराध माना जाएगा। जबकि राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्यों, समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार है। यह सेवा बिना वेतन अथवा सवेतन हो सकती है। चौथा नंबर आता है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे हम समझेंगे भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने का और उसका पालन करने का तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। यानी हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसका पालन भी कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इस पे कोई रोक या बंदिश नहीं है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में बाधक ना बने, इस बात का ख्याल रख के किया जा सकता है। इसीलिए कुछ आवश्यक नियंत्रणों के अधीन रह करके इन धार्मिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करना पड़ता है। धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतंत्रताओं का इसमें समावेश हो सकता है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन करने की स्वतंत्रता भी धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की गई है। कोई भी राज्य सार्वजनिक करों, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकती है। इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये जो है कानून के अपराध माना जाएगा। तथा धार्मिक शिविरों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लो आप कोई भी धर्म का पालन कर रहे हो, मानते हो, स्वीकार किए हो और उस धर्म में चाहो कि सभी लोग आकर के उपस्थित हों और आपकी तरह सभी लोग उस धर्म को माने, तो ये बात जरूरी नहीं है। आप किसी को भी उस धर्म का पालन करने के लिए या उसको जो है प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, अर्थात मजबूर नहीं कर सकते हो। नंबर 5 आता है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। भारत में विविध धर्मों, विविध संस्कृतियों तथा भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। ये तो सभी को पता है, क्योंकि अपना जो देश है, अपने देश में तमाम प्रकार के धर्म के रहने वाले लोग निवास करते हैं। तो भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उनके आधार पर रचित वर्ग समूहों को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य की सहायता, जिसे हम अनुदान भी कह सकते हैं, से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि कारणों से किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हम जो है किसी भी नागरिक को इन सारे जगहों पर प्रवेश देने से जो है रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर
मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत उसे दोषित माना जाएगा। दोषित माना जाएगा यानी वो अपराधी माना जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भी भाग पर किसी भी सांस्कृतिक या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता भी प्राप्त होती है। इसीलिए जो है कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर अपनी मत देने की अपील करता है, बात करता है, तो ये जो है एक प्रकार का अपराध माना जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से जो मिलने वाली शैक्षणिक सहायता होती है वो प्राप्त होती है और इसका जो है अधिकार भी सभी को दिया गया है।